हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 25 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है पैसा महोत्सव के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि पैसा महोत्सव है क्या, किस तरीके से ये महोत्सव ट्राइबल कल्चर और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको सेलिब्रेट करता है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ये पैसा एक्ट क्या है, इससे कनेक्टेड जो PYQs उठे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इसरो के LVM-3 ने लॉन्च किया है हैवीएस्ट एवर कमर्शियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो लॉन्च हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इसी से कनेक्टेड GS3 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक। तो ये जो लॉन्च है, इस लॉन्च को एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने में, एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कीजाडी एक्सकवेशन के ऊपर। अब इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि ये जो कीजाडी है ये कहाँ पे है, साथ ही साथ यहाँ पे कौन से ब्यूरियल मेथड्स या फिर कौन कौन से टेक का इस्तेमाल किया गया है डेटिंग को करने में। फिर मैं आपको बताऊंगा UPSC कैसे इससे क्वेश्चंस पूछ सकती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है ये इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगी। इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बैक किया गया इनवीट को SBI ने नॉड दे दिया है। अब आपको कई बार मैंने इनवीट का मतलब बताया था, आज फिर से एक बार आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा कि इनवीट का क्या अर्थ होता है। इस आर्टिकल में जो प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखते हैं कि न्यूज़ में कैसे वो स्टैटिक पोर्शन यूज़ होते हैं, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं उन स्टैटिक पोर्शन से, पहले वो बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इनवीट का मतलब, फिर उसी से कनेक्टेड जो PYQs होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, पहले मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको स्टैटिक पोर्शन पे स्विच करूंगा। पैसा महोत्सव हुआ है, ये सेलिब्रेट करता है इंडिया का ट्राइबल कल्चर और उसकी यूनिटी को। विशाखापट्टनम में हेल्ड किया गया था अंडर पैसा फ्रेमवर्क। यहाँ पे मल्टीपल स्टेट से ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे उन्होंने शोकेस किया अपने खुद के जो फोक डांसर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट, लैंग्वेजेस, उनकी लाइफस्टाइल, इन सब कुछ शोकेस किया गया इस पैसा महोत्सव में। यहाँ पे जो मिलेट्स के फूड होते हैं, बैम्बू क्राफ्ट्स होती हैं, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब की स्टॉल्स लगाई गई ताकि इसका एक शोकेस किया जा सके, बता चल सके नॉर्मल लोगों को कि किस तरीके से जो ट्राइबल कल्चर होता है वो कैसे नेचर के साथ कनेक्ट होता है। तो आप इसको एज अ सिग्निफिकेंस यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर कोई आर्टिकल या कोई क्वेश्चन को आप लिख रहे हैं कि क्या महत्व होता है ऐसे महोत्सव का या फिर जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन इस तरीके से किया जाता है। अब इसमें जो ये ऐसा महोत्सव हुआ है ये प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग भी बनता है। यहाँ पे इंटरेक्शन और कल्चरल प्राइड भी दिखती है। जो भी ट्राइबल्स, जो भी यहाँ पे एक प्रॉपर फेस्टिवल टाइप जो माहौल बनता है, तो सब लोग यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज से, आप देखोगे यहाँ पे लिखा मल्टीपल स्टेट और ट्राइबल कम्युनिटीज जब आएंगी तो इंटरैक्ट करेंगी तो कल्चरल प्राइड भी तो बढ़ेगी ना। इसी में जो ट्राइबल लाइवलीहुड होता है वो भी प्रमोट होगा और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो प्रमोट होगी ही। तो ये आपको मैंने ओवरऑल पहले तो ये न्यूज़ समझा दी। अब मैं डायरेक्टली स्विच करता हूँ आपका जो स्टैटिक पोर्शन है। पैसा क्या है? पैसा का अर्थ होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा। वहां पे क्या था? वहां पे पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था विलेज लेवल पे। लेकिन आगे चल के 1996 में फिर से आता है ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज होती हैं, पर्टिकुलरली बात की जाए तो 5th शेड्यूल एरिया, यहां पे पंचायती राज का जो सिस्टम होता है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये 1996 में एक्ट लाया गया था। इसके अंदर जो ग्राम सभा होती है उसको एम्पावर किया जाता है कि ट्राइबल एरियाज में सेल्फ गवर्नेंस और अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके। यहाँ पे जो कस्टमरी लॉज होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं, ट्रेडिशनल कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट होता है ऑफ रिसोर्सेज और जो ट्राइबल ऑटोनॉमी होती है वो भी इंश्योर की जाती है। अगर मैं कुछ की पावर्स की
बात करूं तो ग्राम सभा के पास कंट्रोल होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर कई बार 2019 में, आज भी मैंने आपको समझाया था, ये 2019 में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया था कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसके हक में आता है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ओन करते हैं, लेकिन इसको काट नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैम्बू का राइट टू फेल की जो अथॉरिटी है वो है क्या इन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, तो वहां पे आंसर वो गलत था। लेकिन यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। ऐसा प्रोड्यूस जो कि नॉन टिम्बर है उसको हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। यहाँ पे और जो ग्राम सभा के पास पावर क्या है, लैंड एलिनेशन, विलेज मार्केट, लिकर रेगुलेशन, ये सारी की पावर्स होती हैं जो ग्राम सभा यूटिलाइज करती है, जो कि उसे मिली है किसके द्वारा, पैसा एक्ट 1996 के द्वारा। अब इतना करने के बाद हम अब सीधा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2013 यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहे हैं भैया पैसा एक्ट जो लाया गया था इसमें से किसको एक ऑब्जेक्टिव नहीं आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या है, प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, क्या ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। फिर कह रहे हैं टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, डेफिनेटली इसीलिए तो लाया गया है। फिर कह रहे हैं टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज। आप अच्छे से ध्यान दोगे तो क्या यहाँ पे ऑटोनॉमस रीजन देने की बात की गई है, क्या क्रिएट करने की बात की गई है, बिल्कुल भी नहीं। तो पैसा एक्ट में ये चीज नहीं होती है। ये चीज कहाँ पे होती है, आप ध्यान दोगे तो 6 शेड्यूल में इस चीज के ऊपर बात मिलेगी, जहां पे ऑटोनॉमस रीजन के ऊपर बात होती है। जो ट्राइबल्स होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इस एरियाज के, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं, जो पैसा है ये 5th शेड्यूल एरियाज का है, और जब 6th शेड्यूल की बात करोगे तो वहां पे कौन कौन आएगा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे स्टेट्स जो आपको होंगे उसके अंदर जो कम्युनिटीज होंगी ट्राइबल, उनको ये सारे अधिकार मिलते हैं। एक तो ये एक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया 2013 का। इसी के बाद आप फिर देखिए 2012 का क्वेश्चन क्या है, इन द एरियाज कवर्ड अंडर पैसा 1996 व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा। आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन रिकनेक्ट हो रहे हैं। कह रहे हैं ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन, क्या नहीं है पावर, अरे बिल्कुल है। ग्राम सभा ओनरशिप है ग्राम सभा के पास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, क्या नहीं है ओनरशिप, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने यहां पे पॉइंट डाला है कि ग्राम सभा कंट्रोल करती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज, का ऐसा है नहीं। यहां पे फॉर एनी मिनरल ना कहे होते तब चांसेस बन जाते सही होने के, लेकिन लिख दिए कोई भी मिनरल होगा शेड्यूल्ड एरिया में, उन सबके लिए भाई लाइसेंस की जरूरत है, और एक ग्रांट, एक प्रॉपर ग्रांट जब तक ग्राम सभा नहीं करेगा उसके बिना लाइसेंस नहीं मिल सकता है। क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्ट यहां पे 1 and 2 इज दी राइट वन। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे आर्टिकल था क्या। अब अक्सर क्या होता है, आप करंट अफेयर दूते हो, सर करंट अफेयर कैसे पढ़े, अरे बेटा यही है करंट अफेयर। ये जो की फैक्ट्स देख रहे हो ना, आप मेंस में कैसे यूज करोगे, पैसा एक्ट का सिग्निफिकेंस देखिए। तो आप बोल सकते हैं ना, जब कोई मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कि पैसा महोत्सव जैसे रिसेंटली विशाखापट्टनम में हुआ था, उसने किस तरीके से शोकेस किया ट्राइबल कम्युनिटीज के जो कल्चर्स हैं, उनके अलग अलग जो फोक डांसर्स हैं, उनके फूड्स को, उनकी क्राफ्ट को, उनके टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स को। तो ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस ही तो शो करती हैं। ये सब आप यूज कर सकते हैं एज अ पॉइंट, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में पहले अगेन मैं आपको करंट बताऊंगा, उसके बाद जो इसमें स्टैटिक बन पाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसरो ने जो LVM-3 बाहुबली M6 कहा जाता है, उसने लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अब ये समझिए कि जो LVM-3 है, इस रॉकेट ने लॉन्च किया है इस सैटेलाइट को। अब इसमें कुछ माइलस्टोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। पहली चीज़ क्या है, ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो प्लेस होने जा रही है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसमें हैवीएस्ट पेलोड भी रखा गया है, जो कि LVM-3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है फ्रॉम इंडियन सॉइल। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ अहम चीज़ों की, ये फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च है जो कि यूएस कस्टमर्स के लिए रखा जा रहा है। यहाँ पे सैटेलाइट जो होगी ये इनेबल करेगी डायरेक्ट
टू मोबाइल कनेक्टिविटी विदाउट ग्राउंड टावर। इसका अर्थ क्या है, ग्राउंड टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मोबाइल कनेक्ट करने की, डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पे हाई ऑर्बिटल प्रिसीजन भी हुआ है। जनरली क्या होता है कि अगर कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसमें देखा जाता है कि जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो क्या अपने ऑर्बिट में वो प्रिसाइजली जा पा रहा है या फिर नहीं जा पा रहा है। तो ये जब चीज़ एकदम प्रिसीजन के साथ हुई है तो इंडिया की कमर्शियल लॉन्च कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। ये दिखाता है कि गगनयान की रेडीनेस कितनी है, ग्लोबल पार्टनरशिप कितने अच्छे से हमारी काम करेगी। तो अब सवाल उठता है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन ब्लू बर्ड ब्लॉक 3 बोल देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्लू बर्ड 3, या ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 बोल देंगे। वहां पे स्टेटमेंट में लिखा होगा ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लॉन्च्ड फ्रॉम अमेरिका लिख देंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा। यूपीएससी ऐसे ही ट्रैप्स डालती है जो आपको समझना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, चलो अब अगर बात की जाए ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है क्या, लो अर्थ ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, जो डाली जाएगी ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या है। साथ ही साथ अगर इसमें आपको बताऊं ये कैसे इंपैक्ट करेगी, तो नेटवर्क हर जहां पे मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, डिजिटल इंक्लूजन होगा, जो अनसर्व्ड पॉपुलेशन है उनको भी डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। कोई नए फोन की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं उस पर भी ये वर्क करेगा अच्छे तरीके से। अब इसमें इंडिया का जो स्पेस स्टैचर है वो भी इंप्रोवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसरो की कमर्शियल लॉन्च क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बूस्ट होगी। तो जो बाकी कंट्रीज के कमर्शियल प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो कंसिडर करेंगे कि भाई ना इंडिया ने यूएसए का लॉन्च किया है तो हम भी चालू करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इंडिया में स्पेस टेक है वो और एडवांस होगा, यहाँ पे और स्टार्टअप बनेंगे, यहाँ पे और ज़्यादा एफडीआई आने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब नोटिस करिए यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेस से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, कह रहे हैं इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन विद फुल ग्लोबल कवरेज। क्या ऐसा है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हैव इट्स ओन सैटेलाइट, पूरा ग्लोबल कवरेज के साथ साथ, वो भी दैट टू बाय 2019। फिर कह रहे हैं IRNSS covers entire India and about 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। मतलब अपनी बॉर्डर तो हम कवर ही करेंगे, इसके साथ हम 5500 किलोमीटर और दूर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वन ओनली इज दी राइट वन ओवर हियर। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ये क्या कह रहा है, ये किजाडी एक्सकेवेशन के ऊपर बात करता है। अब ये जो एक्सकेवेशन, यहाँ पे मैं केवल की एस्पेक्ट्स को बताऊंगा जो कि रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो किजाडी एक एंशियंट सेटलमेंट था वैगई रिवर पे, कहां पे, जो सदर्न तमिलनाडु है वहां पे। ठीक है, अब यहां पे जो एक्सकेवेशन है, यहां पे ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं, ड्रेन्स, नाले, क्ले फ्लोर्स मिले हैं, पॉटरी मिली है। यहाँ पे जो अर्बन लाइफ थी संगम लिटरेचर की वो भी मैच होती है। बट यहाँ पे जो चैलेंजेस क्या था, जो टेक्स्ट थे उनके एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता चल पा रहे थे। इस वजह से हमें कुछ साइंटिफिक टाइमलाइन या साइंटिफिक मेथड्स की ज़रूरत पड़ रही थी। अब जो साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत पड़ी उसमें हमने क्या क्या किया, तो एक है OSL डेटिंग, जिसे ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स के ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, सनलाइट में इनको जब एक्सपोज किया जाता है तो उससे डेटिंग की जाएगी कि ये कितने पुराने होंगे। तो ये सारी चीजें शोकेस करती हैं। कैसे, मतलब अब ये जो यहां से कंकड़ निकले होंगे, ठीक, तो देखा जाएगा कि इस कंकड़ पे लास्ट बार सनलाइट कब पड़ी होगी, तो उसके अनुसार ही डेटिंग की जाएगी। फिर आता है क्वार्ट्ज ग्रेन एनालिसिस। इसमें क्या होगा, क्वार्ट्ज को सेपरेट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग केमिकल एंड मैग्नेटिक ट्रीटमेंट्स। फिर पता चलेगा कि भैया इसके अंदर जो बाकी बचे हुए होंगे, जो ग्रेन्स होंगे क्वार्ट्ज के अलावा, वो कितने ओल्ड हैं। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो यूज होती हैं। तो आपको पता किसके बारे में होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस के बारे में, OSL की डेटिंग जो होती है, ये चीज इसमें निर्धारित की जाती। की फाइंडिंग्स अगर देखी जाए तो यहाँ पे की फाइंडिंग्स में क्या है, यहाँ पे जो डीपेस्ट लेयर है किजाडी की वो ओल्डर कही गई है, जो फ्लड सेडिमेंट्स हैं वो बरी हो रखे हैं किजाडी में, और जो कि लास्ट करते हैं 1200 से 70 साल पहले पुराने ये सारे इसमें जितने भी आपको सेडिमेंट्स दिख रहे हैं। अर्बन स्टाइल के ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब इसमें क्या है
जो ब्यूरियल्स कॉज हुए हैं उसका रीजन बताया जा रहा है कि यहाँ पे हाई एनर्जी फ्लड्स आए होंगे वैगई रिवर में, जिसकी वजह से यहाँ फ्लडिंग हुई होगी, और फ्लडिंग होने के बाद धीरे 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 यहाँ पे प्रॉपर शिफ्टिंग हुई होगी। और ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि रिवर ने शिफ्ट किया होगा, क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल कंप्लीटली ये जो सेटलमेंट था ये चेंज हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, BOPS के ऊपर, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर आर्टिकल 13 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 बनाई गई है। अब ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। किसके अंडर में काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंडर में काम करेगा, और इसको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अनुसार इसको मॉडल बनाया गया है स्टैट्यूटरी बॉडी का, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक प्रॉपर रेगुलेशन देखना, ओवरसाइट देखना, जो शिप की और पोर्ट की सिक्योरिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल उठता है इसको क्रिएट क्यों किया, क्योंकि बहुत इसके पहले क्या हो रहा था, मल्टीपल एजेंसीज थी जो हैंडल कर रही थी कोस्टल सिक्योरिटी, तो इसमें कोऑर्डिनेशन गैप था, तो एक सिंगल नोडल एजेंसी की जरूरत थी, अथॉरिटी की जरूरत थी, जिसमें थ्रेट्स जितने हैं जैसे मैरिटाइम टेररिज्म, आर्म्स, ड्रग, इलीगल माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन सबको एड्रेस किया जा सके। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। तो आपसे क्या बोल देंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बीओपी, बोल देंगे इट इज अ बॉडी विच वाज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, या तो वो इसको चेंज करके कुछ और लिख देंगे। अब जैसे हम बात की जाए की रोल्स क्या है, तो जो इंटरनेशनल शिप और पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड होता है इसको एनफोर्स करेगी ये बॉडी, सिक्योरिटी प्लानिंग में मदद करेगी, साइबर सिक्योरिटी डिवीजन होगा ताकि पोर्ट का डिजिटल इंफ्रा और मजबूत हो सके। इसमें क्या है, सीआईएसएफ को डेजिग्नेट किया गया है एज रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे सिक्योरिटी असेसमेंट हो सके, सिक्योरिटी प्लान्स बन सके, और जो प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं उसमें एक अच्छे तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी को ट्रेन किया जा सके। ठीक है, अब यहां बात की जाए इंडिया की मैरिटाइम ग्रोथ क्या है जिसके अनुसार ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, तो इंडिया में जो कार्गो की हैंडलिंग है वो देखिए कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपैंड हुई है, शिप का टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हो चुका है टू 48 आवर्स, कोस्टल शिपिंग बढ़ चुकी है, इनलैंड वाटर कार्गो बहुत बढ़ चुका है। तो जब इतनी सारी चीजें इंप्रोवाइज हो रही हैं तो यहां पे अगर अलग अलग बॉडीज होंगी तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन कुछ लीगल मॉडर्नाइजेशन किया गया जिसमें कोस्टल शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट और ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एक्ट नए नए लॉ लाए गए, और इसमें इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, इंडियन पोर्ट एक्ट 25, ये सब कुछ लाए गए थे। यहां पे इसको रिप्लेस करके इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 लाया गया था। इन सब का मेन उद्देश्य क्या था, ईज ऑफ बिजनेस करना, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को और ज्यादा अच्छा करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, NHAI के द्वारा बैक किया गया इनवीट को सेबी नोट दे दिया है। अब आपको पहले बताता हूं इनवीट का मतलब क्या होता है। इनवीट का साधारण सा मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आपको देख के लगा सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इनवीट, आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में बताता हूं। मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपए है, मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं भाई एक काम करिए मुझे ना 500 रुपए दे दो, तो आप पूछोगे भाई क्यों 500 चाहिए आपको, मैं बोलूंगा मैं ये 500 रुपए ले जाके ये एक्स जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रोड बन सकती है, उसके अंदर कोई बिल्डिंग बन सकती है, उसके अंदर हॉस्पिटल कुछ भी बन सकता है, मैं कहूंगा ये 500 रुपए ले जाऊंगा और इस एक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डालूंगा, और जब 1-2 साल हो जाएंगे, जब ये बिल्ड हो जाएगा, तो इससे जो प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लाके मैं आपको दे दूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, तो आप बोलोगे हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, ले जाओ 500 रुपए यहाँ मुझसे, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस किया ये क्या, इसको इनवीट कहते हैं। जब आपसे जो मैंने पैसा लेके जहां पे डाला है इसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब जो पैसा लिया जाएगा वो कहां डाला जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाला जाएगा, उससे जो प्रीमियम निकलेगा उसको रिटर्न किया जाएगा। तो NHAI ने क्या किया, इनवीट को बनाया था, इसको बैक किया था। तो अब जब इसको सेबी की नोट मिल चुकी है तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब प्रॉपर तरीके से लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको लेकिन इतने डिटेलिंग में नहीं जाना, आपको पता क्या होना चाहिए इनवीट का अर्थ क्या होता है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, देखिए
इसमें सिंपल साधारण सा सवाल पूछा है। अब एक बात बताइए आप मुझसे कि आपको जब 500 रुपए का कुछ भी XYZ अमाउंट में इंटरेस्ट या प्रीमियम मिलेगा, तो क्या आपका उस पे टैक्स नहीं लगेगा? आप सोच के देखो, वो तो आपका प्रॉफिट है, सरकार तो लेगी उसमें। लेकिन यूपीएससी में क्या कर दिया है, कह रहे हैं इंटरेस्ट इनकम जो होती है आपके डिपॉजिट की, इन्वेट की, वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। और यूपीएससी अक्सर ऐसे ट्रैप डालता है जहां पे लिख देगा कि भैया ये जो चीज है ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स, तो अक्सर वो चीज गलत होती है। और जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तो वहां पे कहीं पे अगर लिखा होगा कि यहाँ पे टैक्सेबल है, तो वो चीज आपको क्या दिखेगी, वहां पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स देखते ही आप उसको गलत करना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट अगर हो रहा है तो गलत ही होगा, आपको ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 और 2 की ब्यूटी होती है, इसके अंदर आपको देखना होगा सिर्फ एक स्टेटमेंट पता हो, आप आसानी से आंसर पे पहुंच जाओगे। जब एक गलत हो गया तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और फोर्थ सही हो जाएगा। क्योंकि जो आपको प्रीमियम मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्सेशन लगाएगी सरकार। लेकिन फिर भी सेकंड पढ़ लीजिए, इनवीट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट। अब ये सारी चीजें बच्चों को नहीं पता होती। आपको किसी भी नोट्स में, इवन दो अपने नोट्स में आप कहीं भी कोचिंग करो, वहां पे सारी चीजें लिखी नहीं मिलेंगी। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नोट्स को सर्च करते हैं अपने पेपर में, सोचते हैं मैं मेरे इस नोट से ये क्वेश्चन नहीं उठा है, तो आपको लगता है क्वेश्चन पता नहीं कहां से उठ रहा है। बट आपकी कॉमन सेंस से पूछा जा रहा है बेटा वो सवाल। अगर आपने एक बार अच्छे से अपनी समझ डेवलप कर ली तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा एग्जाम के थ्रू पास करना। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।